देश के भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है हिंदी में आईएएस पीसीएस। दोस्तों, हिंदी मीडियम से आईएएस पीसीएस की तैयारी करने में द हिंदू के एडिटोरियल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए मैंने उसे हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में एनालिसिस करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का एनालिसिस है ए रोल फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब में भारत के लिए एक भूमिका। तो संदर्भ देखते हैं। सबसे पहले क्या है, विदेश मंत्री का हालिया बयान कि भारत एक ऐसे समय में स्थिरीकरण और सेतु की भूमिका निभा सकता है जब दुनिया अब आशावादी तस्वीर पेश नहीं कर रही है। यह पेचीदा है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने की दिशा में योगदान दे सकता है और राजनीति की दृष्टि से किसी तरह से दुनिया को वंचित करने में मदद कर सकता है। तो जो भारत है वो एक आशावादी तस्वीर पेश कर सकता है और स्थिरीकरण की भूमिका वो निभा सकता है। जब आर्थिक और राजनीति की दृष्टि से बहुत उथल पुथल हो रही है तो भारत एक अपनी स्थिरीकरण की भूमिका निभा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में भारत। दोस्तों, पहले यहाँ वैश्विक दक्षिण क्या है वो देख लेते हैं। इसे इंग्लिश में ग्लोबल साउथ भी कहते हैं। वैश्विक दक्षिण को यहाँ पे एक ग्लोबल साउथ एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल विकासशील और कम विकसित देशों के लिए किया जाता है, जैसे कि लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ओशनिया क्षेत्र। इन देशों के लिए ग्लोबल साउथ या वैश्विक दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कम विकसित हैं या फिर धीरे धीरे अभी विकसित हो रहे हैं, विकासशील की दशा में हैं। तो भारत जो है इन कम विकसित देशों के नेता के रूप में हमारे सामने अब विश्व के सामने आ रहा है। इसलिए जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर जी, वो कहते हैं, मुझे लगता है कि वास्तव में वे अपेक्षाएं हैं जो बहुत सारे अन्य देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में हमसे हैं। हम कोशिश करेंगे और करेंगे जो हम कर सकते हैं और हम दुनिया के सभी निचले देशों के साथ संपर्क में रहेंगे। देश हमसे बात करना चाहते थे क्योंकि एक धारणा है कि हम प्रमुख खिलाड़ियों के संपर्क में हैं और हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पे प्रमुख खिलाड़ियों के संपर्क में हैं का अर्थ ये है कि अब हमारी जो विदेशों से संबंध बन रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया या यूरोप, इन सब से अच्छे संबंध काफ़ी बन रहे हैं। तो ये प्रमुख खिलाड़ी, ये बड़े देश ही हैं जिनसे हमारे अच्छे संबंध बन रहे हैं। तो जो और हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं या वैश्विक सोच को आकार दे सकते हैं इस तरह से जो हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो सकता है। तो पैक्स इंडिका, शशि थरूर की पुस्तक है एक, पैक्स इंडिका, इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी। इसमें कई लोगों ने तुरंत शीर्षक वाक्यांश को विश्व प्रभुत्व के रूप में गलत समझा, जैसा कि परिचित पैक्स रोमाना या पैक्स ब्रिटानिका में है। हालांकि लेखक का मतलब यह था कि भारत को हमारी बहुध्रुवीय दुनिया में एक सहकारी नेटवर्क प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यानी कि जो शशि थरूर जी की पुस्तक है पैक्स इंडिया, उसका अर्थ कुछ लोगों ने लगाया कि भारत विश्व प्रभुत्व करना चाहता है, परंतु उसका अर्थ यह था कि भारत जो है वो दुनिया में एक सहकारी नेटवर्क बनाना चाहता है, यानी कि कॉपरेशन के साथ काम करना चाहता है। पैक्स इंडिका का विचार भविष्य के विश्व नेता या यहाँ तक कि अगली महाशक्ति के रूप में भारत के बारे में नहीं है। एक स्थितिगत टिप्पणीकारों ने दावा किया है कि यह अपरिवर्तनीय रूप से आगे बढ़ रहा था। इसके बजाय पैक्स इंडिका उभरते हुए वैश्विक नेटवर्क को आकार देने में भारत की भूमिका के बारे में है, जो 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व राजनीति को परिभाषित करेगा। पैक्स इंडिका जो बुक है वो भारत को एक नेता के रूप, विश्व नेता के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि एक वैश्विक नेटवर्क जो है उनके बीच में अच्छे संबंध बनाने वाली भूमिका निभाता है। विश्व नेता होने का दावा करने या चाहने वाले किसी भी देश का युग निश्चित रूप से समाप्त हो गया है। चीन सहित एक पुरातन धारणा देखते हैं। किसी भी मामले में विश्व नेतृत्व का विचार एक विचित्र रूप से पुरातन धारणा है। क्या एक देश को विश्व नेता बनाता है? क्या यह जनसंख्या है, जिस मामले में भारत अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ते हुए चार्ट में शीर्ष पर है? क्या यह सैन्य ताकत है? भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है या परमाणु क्षमता? भारत की स्थिति 1998 में स्पष्ट कर दी गई है और फिर कुछ साल बाद भारत अमेरिका परमाणु समझौते में औपचारिक रूप से मान्यता
प्राप्त है। क्या यह आर्थिक विकास है? वहाँ भारत ने हाल के वर्षों में असाधारण प्रगति की है। यह पहले से ही पीपीपी यानी क्रय शक्ति समता के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चढ़ना जारी है। हालांकि बहुत से लोग निराशा और निराशा के बीच निराश्रित जीवन जी रहे हैं। तो हमारे जो भारत है वो क्या विश्व नेता बनना चाहता है? तो ऐसा नहीं है। और हमारी जो सैन्य ताकत है वो बहुत मजबूत है। आर्थिक रूप से भी हम विकास कर रहे हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम विश्व नेता बनना चाह रहे हैं। क्या यह इन सभी का एक संयोजन हो सकता है जो परिभाषित करने के लिए पूरी तरह से कठिन चीज़ सॉफ्ट पावर से जुड़ा हो, जैसा कि जोसेफ जी ने अमेरिका के संबंध में तर्क दिया है? क्या आकर्षण की शक्ति का अर्थ आज हथियारों के बल या दुनिया में प्रभाव चलाने में आर्थिक बाहुबल से कहीं अधिक नहीं है? तो जो सॉफ्ट पावर है उसे हम आज कह सकते हैं जो सोशल मीडिया की पावर एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो ज़्यादा आजकल ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देती है, हथियारों से भी ज़्यादा। यहीं पे ये जिक्र किया गया है। तो आपस में जुड़ी दुनिया में भारत की भूमिका, यानी जो ग्लोबल नेटवर्क है, विश्व ग्लोबल नेटवर्क, उसमें भारत की क्या भूमिका है? यह एक विरोधाभास है कि इतने सारे लोग 21वीं सदी की एक महान शक्ति के रूप में भारत के बारे में बात करते हैं, जब हम अभी भी अपने सभी लोगों को खिलाने, शिक्षित करने और रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए यह आर्थिक विकास, सैन्य ताकत या संख्या नहीं है जो 21वीं सदी की दुनिया में हमारे देश की संभावित भूमिका को रेखांकित करती है, बल्कि यह वैश्विक आदान प्रदान की शर्तों का परिवर्तन है और जिस तरह से देश नए अंतर्राष्ट्रीय आपस में जुड़े हुए परिदृश्य को अपनाते हैं जो उनकी भविष्य की भूमिका और दिशा को आकार देगा। उदाहरण देखते हैं। विश्व नेता के रूप में विकसित होने से दूर भारत को एक ऐसी दुनिया में एक सक्रिय भागीदार बनना चाहिए जो अब महाशक्तियों या विश्व नेतृत्व का प्रयोग करने वाली महान शक्तियों जैसे मापदंडों द्वारा परिभाषित नहीं है। तो विदेश नीति में और भी बहुत कुछ है जो फॉरेन पॉलिसी होती है। शीत युद्ध काल के पुराने बायनेरीज अब प्रासंगिक नहीं हैं। साथ ही आज की दुनिया में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय के बीच अंतर कम और कम सार्थक है। विदेश नीति अब केवल विदेशी नहीं रह गई है। जब हम विदेश नीति के बारे में सोचते हैं तो हमें इसके घरेलू प्रभावों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो जो हमारी विदेश नीति है उसका हम पर क्या, भारत पर क्या असर होगा, उसका ये भी हमें सोचना पड़ता है। किसी भी देश की विदेश नीति का अंतिम उद्देश्य अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को बढ़ावा देना है। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो हमें शांति और सुरक्षा की स्थिति प्रदान करे, जो हमें बढ़ने और फलने फूलने की अनुमति दे, विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित हो लेकिन भारी अवसरों के लिए खुला हो। तो हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें विदेश नीति के लिए एक परिभाषित प्रतिमान असंभव है। हम केवल दो महाशक्तियों के बीच गुटनिरपेक्ष नहीं हो सकते हैं जब उनमें से एक हमारी सीमाओं पर बैठता है और हमारे क्षेत्र में कुतरता है। तो लेकिन ना ही हम आत्म सुरक्षा की तलाश में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का त्याग कर सकते हैं। हमें अपने लिए एक नई भूमिका परिभाषित करने की आवश्यकता है जो दुनिया के बारे में हमारी समझ पर निर्भर करती है। तो हम किसी एक गुटबंदी नहीं हो सकते, किसी एक देश के नहीं हो सकते, केवल हम सभी को साथ में लेकर चलते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जो हमारी अपनी एक अलग अस्तित्व और भूमिका है। वर्ल्ड वाइड वेब, आज की वैश्वीकृत दुनिया का रूपक वर्ल्ड वाइड वेब WWW है। इस तेज़ी से नेटवर्क वाली दुनिया में हमें कई नेटवर्कों के माध्यम से काम करना होगा जो कभी कभी सामान्य सदस्यता के साथ एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे और कभी कभी अलग होंगे, लेकिन वे सभी अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग उद्देश्यों के लिए हमारे हितों की सेवा करते हैं। तो हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि प्रतिवर्ष त्रिपक्षीय RIC में अपने रूसी और चीनी समकक्षों के साथ मिलते हैं। उन्होंने ब्रिक्स में ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा। तो दक्षिण सहयोग के लिए IBSA में रूस और चीन दोनों को घटाया और चीन को बनाए रखता है, लेकिन पर्यावरण संबंधी वार्ताओं के लिए रूस को बेसिक में शामिल नहीं करता है। दोस्तों, ये बेसिक, IBSA या ब्रिक्स, ये सब समिट हैं, ग्रुप्स हैं कंट्रीज़ के अलग अलग। विरोधाभासों का एक और सेट। इस तरह विश्वव्यापी वेब शैली की नेटवर्किंग हमारी दुनिया के अन्य विरोधाभासों को दर्शाती है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM दोनों से संबंधित है, जो उपनिवेशवाद के अपने अनुभव को दर्शाता है, और लोकतंत्रों के समुदाय जो लोकतंत्र के रूप में इसके
75 वर्षों के अनुभव को दर्शाता है। साथ ही कई देशों के साथ यह गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के खिलाफ है। भारत विकासशील देशों के वैश्विक ट्रेड यूनियन G77 कंट्रीज़ का ये समूह है, 77 का समूह, जिसमें लगभग 120 देश हैं, 77 नहीं है, 120 देश हैं। और वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक प्रबंधन G20 का भी एक प्रमुख प्रकाश है। 20 विकसित और विकासशील देशों की जिनकी अध्यक्षता भारत ने अभी ग्रहण की है। G20 के बारे में मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं, तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र में एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, एक सार्वभौमिक संगठन जिसमें 193 सदस्य देश हैं, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में जिसके केवल 7 पड़ोसी हैं। हमारे पास इन सभी महान संस्थागत नेटवर्कों में अलग अलग साझेदारों के साथ अलग अलग उद्देश्यों का पीछा करने और प्रत्येक में एक वैध उद्देश्य खोजने की क्षमता है जो हमारे लिए उपयुक्त है। भारत गुटनिरपेक्षता से बहुसंरेखण की ओर बढ़ चुका है, यानी कि पहले वो किसी भी गुट में नहीं रहता था, एकदम तटस्थ रहता था भारत, ना वो किसी मतलब एक देश के पक्ष में है ना ही दूसरे देश के पक्ष में है, अलग रहता था। पर बहुसंरेखण का अर्थ यह है कि अब वो सभी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे बना रहा है, चाहे वो कम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, और अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। तो निष्कर्ष, आज भारत और वास्तव में अधिकांश देश हमारी संप्रभुता को हल्के में ले सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी इसे धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारी रणनीतिक स्वायत्तता जीवन का एक तथ्य है, और अब ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए संघर्ष करना पड़े। अब हम विश्व मंच पर उत्तरदायित्व की दृष्टि का प्रयोग करने के लिए अपनी स्वयं की संप्रभु स्वायत्तता तक सीमित फोकस से आगे बढ़ने की स्थिति में हैं। आत्म संरक्षण के साथ एक उत्तर औपनिवेशिक चिंता से लेकर वैश्विक नियमों के निर्माण में भाग लेने वाली एक नई भूमिका तक, और उन्हें थोपने में भी भूमिका निभा रहे हैं। ये आज आपका एडिटोरियल एनालिसिस था। अब जो कल वाली वीडियो थी उसमें जो मैंने आपको MCQ दिया था उसका ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वो एंड तक देखिएगा। एंड में आपको MCQ मिलेगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। D उसका आंसर है। कथन 1 सही है। कैक्टस एक ज़ैरोफाइटिक पौधा है जो हालांकि अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ता है। यह एक शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में बढ़ने के लिए अनुकूलित है। कथन दूसरा भी सही है। कैक्टस का उपयोग जैव ईंधन, भोजन, चारा और जैव उर्वरक उत्पादन के रूप में किया जा सकता है। कैक्टस के वृक्षारोपण से बंजर भूमि की बहाली में मदद मिलेगी। यह गरीब किसानों के लिए रोजगार और आय सृजन में योगदान के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। और आज का हम प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टेक्निक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टेक्निक आजकल सब जगह यूज़ होती है, व्हाट्सअप वगैरह में भी ये आती है, आपने कई जगह लिखा देखा होगा। तो इस पर ही आया है ये क्वेश्चन कि प्रक्रिया एक एल्गोरिदम का उपयोग करती है जो मानक पाठ को एक अपठनीय प्रारूप में बदल देती है, जिसे केवल डिक्रिप्शन कुंजी वाले लोगों द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। दूसरा है, तकनीक मेटाडाटा की भी सुरक्षा करती है, जिसमें जानकारी शामिल होती है जैसे फाइल कब बनाई गई थी, संदेश कब भेजा गया था और डाटा साझा करने के अंतिम बिंदु। तो ये 2 कथन दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही है उसका विकल्प का चयन करना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, C है 1 और 2 दोनों सही, और D है ना 1 सही है ना 2 सही है। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा क्या है। और दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है उसका पासवर्ड लिख लीजिए www.web। थैंक यू सो मच।